उत्तर प्रदेश उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की लहर देखने को मिली है। 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि एक सीट पर लगभग समाजवादी पार्टी जीत चुकी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी, आपका न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र दोनों जगह से आपके लिए अच्छी खबर है। यहां तक कि आपने समाजवादी पार्टी की जो सीटें थी उन पर भी अब कुछ कब्जा कर लिया। केवल 2 सीटें समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी हैं। क्या लगता है, बटेंगे तो कटेंगे जो नारा था वो काम आ गया? देखिए, बटेंगे तो कटेंगे बिल्कुल सकारात्मक हमारा नारा था माननीय योगी जी का। यानी जो समाज को एक तरफ वो लोग खड़े थे जो समाज को बांट रहे थे, पीडीए के नाम पर, किसी और के नाम पर, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर। दूसरी ओर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये लोग खड़े थे। एक लोग वो राजनीतिक ठग खड़े थे जिन्होंने पिछले चुनाव में संविधान दिखाकर, संविधान की किताबियां दिखाकर जनता को गुमराह किया था और थोड़ा सफल भी हो गए थे उस गुमराह करने में कि अगर मोदी जी तिवारा आएंगे तो संविधान बदल देंगे, मोदी जी तिवारा आएंगे तो आरक्षण समाप्त कर देंगे। और दूसरी तरफ वो लोग खड़े थे जो संविधान के कट्टर समर्थक और आरक्षण के समर्थक थे। तो और एक वो ठग एक तरफ थे, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड मोदी जी और योगी जी का एक तरफ था। तो उन दोनों के बीच में ये चुनाव था। ठगी को नकार दिया गया है। वो ठग लोग थे जो कहते थे कि हम चुनाव लोकसभा के बाद खटाखट पैसा आएगा, आप सबके उसमें खाते में पर्चियां बांट दी गई थी कि 1 लाख रुपए तुरंत मिल जाएगा इस पर्ची को दिखाते ही। लेकिन हम लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड था कि अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति के लिए कैसे सुविधा उसकी चिंता की जाए, वो रिकॉर्ड था। और इसलिए इन दो के बीच का चुनाव था। एक तरफ मोदी जी, योगी जी का नेतृत्व था और दूसरी तरफ बौने नेतृत्व थे। इनके बीच का चुनाव था और जनता तो ठगी में नहीं आई। जनता समझ गई, काट की, इनको भी समझ लेना चाहिए कि काट की गंडियां बार बार नहीं चढ़ती। चुनाव में प्रचंड बहुमत जो एक फिजा बनी हुई है देश प्रदेश की, वह सामने आया है उत्तर प्रदेश में भी। बिल्कुल। और योगेंद्र जी देखिए, देख रहे हैं कि कुंदरकी का जो जख्म था, यानी कि अयोध्या का जख्म कुंदरकी के जरिए भर भी गया है। ना कोई बटा है ना कोई कटा है। सारे समर्थक एकजुट होकर बीजेपी को आगे बढ़ा चुके हैं यहाँ पर। तो बेशक, क्योंकि मैंने कहा था ना अभी आपसे कि जनता को काट की हंडियां बार बार नहीं चढ़ती। जनता ने देख लिया कि जी मंत्री जी, आपके पास अभी वापस हम आते हैं, लेकिन पहले सुना देते हैं आपको डिंपल यादव क्या कुछ कह रही हैं। वापस मंत्री जी के पास हम आएंगे। चलिए वापस। जी मंत्री जी बताइए। नाफिज आते सर, बताइए सर। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं कि जहां पर एक और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, योगी जी की कानून व्यवस्था की बेहतरी, एक वो दौर भी देखा लोगों ने कि जब यहाँ पर माफिया निकलते थे अपने काफिले लेकर, इवन कर्फ्यू में काफिले लेकर, राइफल लेकर निकलते थे, जनता उनके काफिलों को देखकर दहशत से घरों में घुसती थी। एक वो माहौल भी देखा इस देश के प्रदेश की जनता ने कि जब इन माफियाओं को पुलिस पकड़ कर ले जाती थी और इनके दहशत भरे चेहरे जनता घरों से निकल कर देखने आती थी। इन दोनों माहौलों के बीच का वो चुनाव था। और स्वाभाविक है कि कभी माफियाओं के साथ या माफियाओं के समर्थक के साथ, माफियाओं के संरक्षकों के साथ जनता नहीं खड़ी होती। एक और वो लोग खड़े थे चुनाव में जो अपराध को मनोविज्ञान से जोड़ते थे। मुलायम सिंह जी ने, आपको याद होगा, एक बार कहा था बलात्कारियों के समर्थन में कि इस उम्र में ये गलतियां लड़कों से हो ही जाती है, यानी अपराध को मनोविज्ञान से जोड़ना। वहीं दूसरी ओर उनके पुत्र अखिलेश जी विज्ञान से जोड़ रहे थे कि कोई अपराधी जब पकड़ा गया तो बलात्कारी, कि साहब इसका पहले डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए। तो ये एक और खड़ा था कि अपराधी को बचाने के लिए, वो अपराध को संरक्षित करने के लिए एक ये विषय था। और दूसरी तरफ मेरे नेता योगी जी कहते थे जो करेगा वो भरेगा। इस बीच का चुनाव था। हम एक सात्विक प्रवृत्ति का चुनाव लड़ रहे थे, उस तामसिक प्रवृत्ति का चुनाव लड़ रहे थे, हम जीत गए। मंत्री जी, अभी कुछ रोज पहले ही मैंने आपका यूपी भवन में साक्षात्कार किया था। उस दौरान आपने अखिलेश यादव को लेकर एक बात कही थी। आपने कहा था कि जो पीडीए का नारा अखिलेश यादव दे रहे हैं
ये जनता के सर के परे से है, क्योंकि जो पीडीए का समर्थन है वो तो बीजेपी के एनडीए के साथ है, वही सब देखने को मिला है। क्योंकि अगर खैर की बात करें तो वाल्मीकि समाज से आने वाले काफी ज्यादा बहुमत से आगे चल रहे हैं। हमारे साथ सब लोग हैं जी। इन्होंने सिलेक्शन किया है कुछ का और उनको बांटने का प्रयास किया है, इसीलिए माननीय योगी जी को कहना पड़ा कि बटेंगे तो कटेंगे। इन्होंने बांटने का प्रयास किया। देखिए, शॉर्टकट राजनीति वो लोग करते जिनके पास अपना कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, अपना कोई कृतित्व नहीं होता, वो वही ऐसी शॉर्टकट राजनीति करते, जातिवाद की राजनीति करें, क्षेत्रवाद की राजनीति। I'm not contemplating anything about it. It is for the top leaders. It is for the Mahayuti to decide about its leader. And lastly, the entire campaign, how was it and how do you feel today? Oh, it was hectic and everyone gave their best. I was also in. जी जी सर। हाँ, तो यही मैं कह रहा था कि जैसे मुझे अगर मैं आगरा से आता हूँ, आगरा के आसपास मेरी सेवाओं का क्षेत्र है, मुझे आप इलाहाबाद लड़ने भेज दें तो मैं क्या करूंगा? एक छोटे नारे पे चढ़ने लगूंगा, शायद जातिवाद पे या किसी बात पे। जिन लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन में कुछ नहीं किया, वो छोटे नारों के साथ जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, रिश्तेदारीवाद के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। और जिन्होंने काम किया है, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति, जिस नेता ने समुद्र के धरातल से लेकर चांद तक में तिरंगा फहराया है, वो क्या जीतेंगे हमारे सामने? कश्मीर में तिरंगा का विरोध करने वालों के साथ खड़े होते हैं। योगेश जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आप ही के क्षेत्र में आगरा में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। उसकी गूंज महाराष्ट्र तक सुनाई दी। हालांकि उसके साथ एक और नारा चला, एक है तो सेफ है, उसमें भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में मतभेद देखने को मिले। क्या इस नारे ने झारखंड में कमाल नहीं करके दिखाया? क्या ये नारा झारखंड में काम नहीं आया, या फिर आप अपनी नीतियों को झारखंड में जनता तक नहीं पहुंचा पाए? देखिए, बटेंगे तो कटेंगे आगरा की धरती से योगी जी ने एक आह्वान किया था, और उसी का एक दूसरे शब्दों में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तीसरे शब्दों में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। ये है। कहीं उनका अगर झारखंड में ऐसा नहीं हो पाया तो हम ये नहीं कहेंगे कि नारे की आत्मा गलत थी, नारे की चिति गलत थी, नारे की प्रकृति गलत थी। वो प्रकृति वही है, चिति वही है, आत्मा वही है, लेकिन कहीं पर अगर कुछ और कारण रहे और वो कारण से हम थोड़ा पिछड़ गए, तो वो उसके लिए नहीं है कि हमारे जो स्लोगन थे या हमारी जो सैद्धांतिक बात जो कही थी कि बटेंगे तो कटेंगे, वो गलत हो गई। जी बिल्कुल योगेंद्र जी, लेकिन अगर देखें यूपी उपचुनाव के रिजल्ट की हम बात करें तो ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो एक जख्म मिला था वो भरता हुआ नजर आया, और 9 में से 7 सीटों पर आपने बढ़त बनाई। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी मीरापुर और कुंदरकी को लेकर सवाल भी उठा रही है। वो ये नहीं देख रही कि सीसमो और करहल वो जीती भी है, जहां पर हारी है उसको लेकर अब सवाल भी उठाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। देखिए, जिन सीटों पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या हम वो वही सवाल का हम उन्हीं सरकमफ्रेंस में करहल नहीं लड़ सकते थे? हम उसी सरकमफ्रेंस में दूसरी सीसामो नहीं लड़ सकते थे? जब वो उन बातों को उठाते हैं, जैसे कभी ये तो इन लोगों की आदत है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं या संवैधानिक स्थितियां, उन पर सवाल खड़े करो। ईवीएम, बल्कि मैं गुजारिश करूंगा, विनम्र गुजारिश मीडिया से भी, ये बार बार ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, हम उनके वक्तव्यों को जनता को बताते हैं। सिद्ध हो चुका है कि ईवीएम ठीक है। अभी प्रियंका जी जीती है, ईवीएम ठीक है जी। महाराष्ट्र हारे तो ईवीएम खराब है जी। ऐसे ही जहां पर वो जीते हैं तो कोई बात नहीं, जहां हारे हैं तो वहां प्रशासन का दुरुपयोग हुआ है। वास्तव में तो करहल भी वो हारे हैं। जिस सीट को अभी तक वो 60,000 65,000 से जीतते आए हैं, अगर वो 10-12 हजार से जीतते हैं तो एक तरह से नैतिक हार है उन लोगों की, जो उनकी एक पुश्तैनी जायदाद की तरह थी। वास्तव में करहल में जो नारा लगा था कि वोट करहल का, राज सफाई का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वो वहां की जनता समझ गई। अब धीरे धीरे और समझ में आएगा, तो एक दिन करहल भी परास्त होंगे। जी, दोपहर में ये खबर सामने आई कि फूलपुर सीट पर वोटिंग जो है, काउंटिंग रोक दी गई है। वहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है धांधली का, फूलपुर को लेकर के भी। वो मैंने कहा ना कि धांधली का, जहां जीत रहे वहां धांधली का आरोप नहीं। जी। 2 जुबान एक ही समय में
ये करने की आदत में इनसे बड़ा उदाहरण कोई मिलेगा नहीं समाजवादी या कांग्रेसियों की। तो जी। वही बात है भाई, मैं फिर दोहरा रहा हूं अपने आप को, झारखंड में वो बात नहीं हो रही है, प्रियंका वायनाड में वो बात नहीं हो रही है, वो बात महाराष्ट्र में हो रही है, उत्तर प्रदेश के उन सीटों पर जिन सीटों पर भाजपा जीत रही वहां के लिए हो रही और है। अभी तो देखिए ये तो अपने आप योगेंद्र जी, समझदारी जनता सर अभी समझती आप है। ईवीएम का जिक्र भी कर रहे थे, महाराष्ट्र की हम बात कर लेते हैं। सुबह से जैसे जैसे रुझान बीजेपी के पक्ष में आते गए, संजय राउत कह रहे कि कुछ तो गड़बड़ है। भले उन्होंने जेएमएम को लेकर तो नहीं कुछ कहा कि जेएमएम क्यों आखिर झारखंड में बढ़त बनाए, लेकिन हाँ, अगर मैं कह रहा हूँ बीजेपी कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है उनके चरित्र में, उनकी चाल में, उनके जनता की सेवा में न होकर व्यक्तिगत परिवारों की सेवा में। एक तरफ परिवारवादी लोग खड़े थे, दूसरी तरफ राष्ट्रवादी लोग खड़े थे, तो यही गड़बड़ है। परिवारवादी लोग जब राष्ट्रवादी बन जाएंगे, वो असली शिवसेना जो कहते हैं अपने आप को, बाला साहब ठाकरे के पुत्र, वह भी घोर 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 परिवारवादी हो गए। जनता ने उन्हें ठुकरा दिया, बता दिया कि जो बाला साहब कहा करते थे जी। कि अगर जिस दिन कांग्रेस की गोद में मुझे बैठना पड़ा, मैं उससे अच्छा राजनीति छोड़ना पसंद करूंगा, अपनी दुकान बंद कर दूंगा। जनता ने बाला साहब की उस आवाज को आज समझा दिया उनको कि तुम्हारी राजनीतिक दुकान बंद कर दी गई। कांग्रेस को समझ में आ गया कि आज वो विपक्षी नेता होने के लायक स्थिति में नहीं हो गई। ये स्थिति है इन लोगों की, जनता समझती है, दो मुही बातों को जनता जानती है। जी योगेंद्र जी, इस उपचुनाव को 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल के तौर पर कुछ राजनीतिक विश्लेषक देख रहे थे। क्या ये माना जाए कि 27 की जो उम्मीद है वो बढ़ गई है आपके लिए? देखिए, आश्वस्त हैं आप? जो हमारे पास नेतृत्व है, माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का, माननीय बड़े हमारे वरिष्ठ नेताओं का, हर प्रदेश में अपने नेता मौजूद हैं। ऐसे नेताओं का, हमारे कृतित्व का, यदि मैं कहता हूं कि चांद तक काम हुआ, समुद्र के तल तक काम हुआ, बड़े से बड़े शहरों में काम हुआ, स्मार्ट सिटी बनी, तो अंतिम छोर पर बैठे गांव की पगडंडियों पर भी काम हुआ। तो इसके परिणाम हमको मिलेंगे और ये हमको सत्ता देती रहेगी और बड़े लंबे समय तक देती रहेगी। जब हम भी अगर गलती से भी समाज की सेवा से हट जाएंगे, उस दिन जनता हमको भी जवाब देगी। देखिए, राजनीति कभी गलत नहीं होती। राजनीति तो किन व्यक्तियों के हाथ में सौंपी जा रही है, वह ऐसी हो जाती है। राजनीति तरल पदार्थ की भांति है। बिल्कुल, राजनीति के बारे में और भी कुछ समझेंगे, हर राज्य को लेकर आपसे बातचीत करेंगे सर। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक लेने का एक वक्त हो चुका है और रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं और ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। तो हम कर रहे थे बात चुनावी नतीजों की और हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी। एक बार फिर से उनका रुख करते हुए, योगेंद्र जी, हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से जब नतीजे पक्ष में आते हैं तब तो विपक्ष वाहवाही करता है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हो गया नतीजों में तो सीधा ईवीएम पर सवाल, नहीं तो बीजेपी ने कुछ किया। और ये देखे, महाराष्ट्र में बाकायदा होटल भी बुक हो चुके थे, बुलाया गया था कि जो भी विधायक जीत के आएगा वो यहीं पर आएगा सीधे, पहले से ही शक हो गया था। वही मैंने कहा कि इनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है। इस बार तो उत्तर प्रदेश के चुनावों में तो इतना हद हुई कि हर रोज चुनाव आयोग पर भी उंगलियां उठाते रहे लोग, जो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है जो आयोग, उस पर तो फिलहाल हमसे बात कर रहे थे योगेंद्र उपाध्याय जी, लेकिन हम आपको तस्वीरें भी जरा जश्न की दिखाते चलें कि महाराष्ट्र में क्या बीजेपी कार्य। तो ये उपचुनाव ने कहीं न कहीं ऐसे तत्वों को नकारने का काम किया है। ये सवाल कई जो बयान आए हैं कांग्रेस की तरफ से या विपक्षी लोगों की तरफ से, ईवीएम को लेकर फिर से जो सवाल खड़े किए गए हैं, क्या कहना है आपका? करते हैं, नई नई खोज करते हैं, हार को वो स्वीकार नहीं कर पाते। एक बड़े दिन शासन किया है, लूटा है देश को, वो लूटने का सपना उनको बार बार देखते हैं, लेकिन जनता को का अपमान है ये। ईवीएम के बारे में करते तो वो खुद क्यों नहीं कर लेते? वो तो टेक्नोलॉजी वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, वो क्यों नहीं कर लेते? तो मुझे लगता है कि जनता का बेइज्जती करने के बराबर है। तो
तो योगेंद्र जी, आप देख पा रहे हैं भाई, जीत का जश्न है, लेकिन हम बात कर लेते हैं मिठाइयों की भी जरा। जलेबी तो हमने देखी हरियाणा चुनाव के दौरान, लेकिन लड्डू जो है बड़ी डिप्लोमेटिक मिठाई है। लड्डू तो सबके दफ्तर में बंटते हैं। रहे हैं जहां जहां हम लोग जीते हैं वहां वहां तो लड्डू निश्चित रूप से बट रहे हैं। चाहे हम एमएलए जीते हो, चाहे हम सरकार बना के जीते स्थिति में आ गए हों, वो एक स्वाभाविक है, खुशी का सिंबॉलिक है लड्डू या जलेबी। अब वो अलग बात है कि उनकी जलेबी काम नहीं आई, हमारे लड्डू काम आ रहे हैं। जी योगेंद्र जी, बात कर लेते हैं चुनाव को लेकर के, जिस तरीके से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से गाजियाबाद में बहुत कम मतदान हुआ, बेहद कम, यानी ऐतिहासिक तौर पर वो कम दर्ज किया गया, उसके बाद ये सोचा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। दूसरी तरफ गाजियाबाद से भी आवाज आ रही है कि जब लोगों ने मतदान ही नहीं किया तो फिर बीजेपी के पक्ष में वोट कैसे निकल रहा है, इसको लेकर के भी जो है आवाज उठाई जा रही है। जो मतदान हुआ उसकी मतगणना होती है। जी बिल्कुल। चाहे 10 वोटों में मतदान हुआ हो, चाहे 1000 वोटों में मतदान हुआ हो। एक समय याद करिए आप, आसाम में जब बहिष्कार हुआ था इंदिरा जी के समय में, जब आशु वहाँ का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था, विरोध कर रहा था, और असम गण परिषद विरोध कर रहे थे, तो हजार वोट पड़े थे मात्र। लेकिन उसमें भी कांग्रेस ने के पक्ष में पड़े थे ज्यादातर, तो कांग्रेस जीती थी। तो मतदान की प्रतिशतता से ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं नापा जा सकता कि मत निकलेंगे ही नहीं। जिसका भी मतदान हुआ उसका मत निकलेगा। ये अवश्य बात है कि वो मतदान की प्रतिशतता कम रही। उपचुनाव में वैसे अमूमन देखने को मिलता है कि प्रतिशतता कम होती है, लेकिन इस बार गाजियाबाद को छोड़कर संतोषजनक मतदान हुआ था। जी। और विपक्ष ये कहता है योगेंद्र जी कि एक कोर वोट बैंक लेकर के बीजेपी चलती है, सिर्फ हिंदुत्व कार्ड खेलती है। लेकिन भले ही नारे दिए गए सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से, लेकिन जब चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं, वोट परसेंटेज सामने आ रहे हैं, स्ट्राइक सामने आ रही है, तो इसमें कुछ और ही नजर आ रहा है। इसमें लाभार्थियों का मतदान ज्यादा नजर आया। हम राष्ट्रवादी विचार को लेकर चुनाव लड़ते हैं या अपने राजनीतिक सफर को करते हैं। हम उसमें हिंदूवाद या मुस्लिमवाद इसको नहीं चलाते। ये लोग वो लोग चलाते हैं जिन्होंने कभी राष्ट्र के लिए कुछ किया नहीं। और जहां तक दूसरा प्रश्न आपने क्या किया था, इसके साथ ही लाभार्थियों पर ज्यादा असर पड़ रहा है। जी। और फिलहाल योगेंद्र जी हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन ये उत्तराखंड से तस्वीरें जरा देखिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव हुए और यहाँ पर जीत का जश्न यहाँ पर भी उत्तराखंड में भी नजर आ रहा है। भले ही मौसम ठंडा है, लेकिन जश्न में कोई कमी नहीं है और जश्न जोरों पर यहाँ पर भी देखा जा रहा है। तो चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चारों तरफ अब जब बीजेपी जश्न मना रही है जीत का, ये हम आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। बल्लेबाजी करते हुए देखा होगा आपने, सीएम पुष्कर सिंह धामी का अंदाज देखा होगा। बाइक चलाते कभी नजर आ रहे हैं, तो कभी चौके छक्के लगाते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर भी केदारनाथ जो सीट है योगेंद्र जी, केदारनाथ सीट आस्था का भी यहाँ पर केंद्र, बीजेपी की विचारधारा भी इसे मानी जाती है जोड़कर कि हमेशा सनातन की विचारधारा को आगे रखकर चलती है। और इस बार ये सीट 2 बच गई। बद्रीनाथ भले ही चली गई थी, लेकिन केदारनाथ तो बच गई। बिल्कुल, सनातन हमारी आस्था है, इसमें कोई शक नहीं। और जो लोग कहते हैं सनातन को हम नष्ट कर देंगे या सनातन को चलने नहीं देंगे, और ऐसी राजनीति करने वालों के साथ जो लोग खड़े होते हैं, जनता बड़ी गहराई से उनको देख रही है और वो मटिया मेट हो रहे हैं धीरे धीरे। जी जी। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो और लोग हों, वो जनता उनको समझ रही है कि सनातन को मिटाने चले थे। कुछ बात है ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी, बरसों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। यूनान, रोम, मिस्रा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो कुछ बात हमारा सनातन है। जी, चूंकि बात योगेश जी सनातन धर्म को लेकर चल रही है, इसी पर कर लेते हैं। महाराष्ट्र में आपका वोट फीसद बढ़ा है, आपको अच्छा खासा वोट फीसद मिला है। उसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
चुनावी जनसभा को संबोधित करते हैं तो कहते हैं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, एक बात। उसके बाद जो मुस्लिम वोट बैंक कुछ फीसद बीजेपी का माना जाता है, कुछ फीसद वो भी अब कट गया। दूसरी तरफ मौलानाओं ने 25 शर्तें रख दी। उसमें 25 शर्तें ऐसी थी कि मस्जिदों के लिए फंड, वक्फ बोर्ड के लिए फंड, और महाराष्ट्र में जो ऐसी शर्तें थी जो महाविकास आघाड़ी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती थी। तो ये जितने भी सर्कमस्टेंसेस हुए चुनावी जनसभाओं के दौरान, प्रचार के दौरान, वो सब कहीं ना कहीं महायुति के पक्ष में दिखे। देखिए, अगर सत्य बात कहने पर वोट मिलता है तो वो तुष्टीकरण नहीं कहलाएगा जी। हाँ, किसी खास विशेष के लिए बात करके हम वोट स्नैच करना चाहें या गुमराह करके वोट लेना चाहें, वो तुष्टीकरण कहलाएगा या ठगी कहलाएगी, राजनीतिक ठगी। और जो लोग ऐसा करते रहे, मुझे गर्व है अपने नेताओं पर, जब वो सच बात बोलते। जो लोग कहते हैं हम धर्म के आधार पर मुस्लिमों को भी आरक्षण देंगे, क्या वो संवैधानिक स्थिति को, एक तरफ तो हम पे आरोप लगाते हैं कि मोदी जी आ जाएंगे संविधान समाप्त कर देंगे, वही संविधान के विपरीत बात करते हैं। संविधान में धर्म के से आरक्षण का कोई स्थान नहीं है। स्थान है तो सिर्फ उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से पिछड़े थे, राजनीतिक रूप से पिछड़े थे, सामाजिक रूप से पिछड़े थे, शैक्षिक रूप से पिछड़े थे, उनका उत्थान कैसे हो, वह उन लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, बिल्कुल, ना कि धर्म के आधार पर। बिल्कुल। फिलहाल जो है योगेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन बेहद खुशी का दिन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र हो, कई जगह से जो है अच्छी खबरें सामने आई हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत के साथ आपने सरकार आप बनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ इंडिया को अपना बेशकीमती समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार।